हेलो एवरीवन। सो यूपीएससी मेंस 2023 जीएस पेपर 1 और उसमें से हिस्ट्री का डिस्कशन हम करेंगे। अगर हम हिस्ट्री का पेपर देखें या हिस्ट्री का पोर्शन देखें ना इस पर्टिकुलर जीएस 1 में, सो 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 और 11 to 13, जिसको कि आप हिस्ट्री कह सकते हो। ऑल्दो बहुत लोग ये कहेंगे कि इसमें इस हिस्ट्री में ज्योग्राफी का भी एस्पेक्ट है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो होता है। यूपीएससी की यही खूबी है, क्वेश्चंस अच्छे हैं। क्वेश्चंस इट्स नॉट लाइक कि बहुत इजी हैं। 6 क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। और होता क्या है ना, ऑन द स्पॉट थिंकिंग कुछ क्वेश्चंस में आपको चाहिए और टाइम नहीं होता है मेंस में। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, अब ना पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में पहले सेकंड देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो काफी रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है अगर आप एनसीईआरटी पे ध्यान देते हैं तो। क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस क्या है गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के अप्रोच में टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। ठीक है, तो ना अब यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स हैं कि एजुकेशन पे क्या बिलीफ्स है, नेशनलिज्म पे क्या बिलीफ है। एजुकेशन में अगर हम बात करें गांधी जी की, गांधी जी क्या बात करते हैं, नई तालीम की, वोकेशनल एजुकेशन को एक तरीके से प्रमोट करते हैं वो। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, अगेन जब आप एनसीईआरटी देखेंगे, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं 8th एनसीईआरटी, ये आपका YouTube पे पड़ा हुआ है, फ्री वीडियो है जो हमने एनसीईआरटी सीरीज का बनाया था, लेकिन ये चैप्टर वाइज नहीं है। तो इसमें हो सकता है कि कुछ पोर्शन, मतलब होता है ना कि कुछ पूरे पोर्शंस पूरे डिटेल्ड ऑर्डर में नहीं है। इवन देन हमने बात की थी गांधी और टैगोर की ऑन एजुकेशन। आप 32 मिनट्स पे चले जाइएगा, 32 मिनट से अराउंड 35 मिनट्स तक, 3 मिनट तक यही सारी बातें हुई हैं। और ना ये क्लास 8 चैप्टर 6 में है। ये तो हो गया कि जो यूट्यूब पे फ्री वीडियो हमारा पड़ा हुआ है क्लास 8 एनसीईआरटी पार्ट 2 का, आप वो देख सकते हैं। और ये है क्लास 8 चैप्टर 6। हमने एनसीईआरटी सीरीज चलाई है जिसमें कि मैं 6 से 12 तक चैप्टर वाइज चीजों को कवर कर रहा हूं। और ये जो क्लास 8 चैप्टर 6 है ना, इसका जो लास्ट पोर्शन है, पेज नंबर 10 to 13 कह रहा हूं, यहां पे वही बातें चल रही हैं कि गांधी जी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें ना ये पसंद ही नहीं है। हम मतलब इंग्लिश एजुकेशन जो है वो हमें इनस्लेव कर रहा है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर डाल रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर सर बोलते हैं नहीं नहीं यार, वी नीड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। हमारा एजुकेशन प्लस जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वी नीड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। लेकिन वो ओपन एयर एजुकेशन जो है उसको प्रेफर करते थे क्योंकि उनको बंद बंद कमरों में, यहां हम टैगोर सर की बात कर रहे हैं, पढ़ना पसंद नहीं था। तो ये जो पोर्शन है ये क्लास 8 चैप्टर 6 से ले लिया गया है और वही पोर्शन आपको लिखना है। कुछ 1-2 पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये तो होगी एजुकेशन की बात और ये वो पार्ट है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एनसीईआरटी से है। तो अगेन आप एनसीईआरटी या तो खुद पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, छोड़ो मत उसको, या फिर अगर ये कोर्स लेना है जिसमें कि हम चैप्टर वाइज चीजें कर रहे हैं तो कोर्स लो। जो भी करना है पढ़ो यार। और ये तो हो गया कि फर्स्ट पार्ट एजुकेशन के बारे में जो कि आपको मेजरली टॉक करना है। नेशनलिज्म में कॉन्सेप्ट क्या है कि गांधी जी जैसे नॉन वायलेंट नेशनल जो नहीं होता है, नेशनलिज्म में सत्याग्रह में बिलीव करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के पॉलिसीज को अगर आप डीपर एनालिसिस करेंगे सो यू विल रियलाइज कि रविन्द्रनाथ टैगोर ना एक चीज में बिलीव करते हैं जिसको बोलते हैं इंटरनेशनलिज्म। नहीं होता जो हम अभी बिलीव करते हैं, जो वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रूली उसमें बिलीव करते थे। वो बोलते थे कि नहीं, इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट चाहिए। हर वर्ल्ड एक ना एक तरीके से दूसरे वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है। सो ही वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। तो यहां पे आपको इस बात को थोड़ा सा स्ट्रेस करना है कि नेशनलिज्म, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, इन सब पे स्ट्रेस था गांधी जी का, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो स्ट्रेस था वो इंटरनेशनलिज्म पे था। ठीक है, एग्जाम खत्म होने के बाद पेपर मतलब होता है ना, यहां भी मेरे लिए बोल बच्चन करना आसान है, बट एग्जाम में आपके लिए ये थोड़ा टफ रहा होगा। ऑल्दो कुछ चीजें एनसीईआरटी से ली गई हैं एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे लोग आ गए, अरे सर ये तो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री को जोड़ दिया है। इसी को हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कहते हैं कि जब आप नहीं होता है हिस्ट्री कैसे ज्योग्राफी को अफेक्ट करता है, ज्योग्राफी कैसे हिस्ट्री को अफेक्ट करता है। तो यहां पे आपको बातें लिखनी है और आपके पास पॉइंट्स हैं, बट द ओनली थिंग हियर इज कि उस टाइम पे सोचना काफी मुश्किल है। जैसे हम हर कोई जानता है कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, वो इंडस रिवर के अराउंड बना। मैक्सिमम जो आपको सेटलमेंट्स मिलेंगे इंडस रिवर, उसके 5 ट्रिब्यूटरीज और घग्गर हाकरा रिवर। तो इंडस का बहुत बड़ा रोल रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्टैब्लिशमेंट में। यही सारी बातें आपको लिखनी है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें इंडस रिवर की, तो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग वहां पे सेटल थे। लेटर वैदिक पीरियड के लोग नीचे गंगा रिवर की तरफ आ गए। आपके आयरन ओर्स की डिस्कवरी हुई, वहां के फॉरेस्ट को क्लियर किया गया और लोग गैंगेटिक प्लेन्स में आ गए। रिवर्स का रोल आप देख रहे हैं सिविलाइजेशंस के फ्लरिशिंग में। अगेन यही सारी बातें आपको लिखनी है। इनसे पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड, उससे पहले भी अगर हम बात करें नियोलिथिक पीरियड की,
तो आप देखेंगे कि नियोलिथिक पीरियड जो है नदर्न इंडिया में 7000 8000 बीसी के अराउंड आया मेहरगढ़ में। लेकिन अगर हम इसी नियोलिथिक पीरियड को साउथ में देखें तो ये काफी लेट आया, 3000 बीसी 3500 बीसी के अराउंड एविडेंस मिलते हैं। तो 4000 साल 4500 साल का टाइम लैग क्यों है? तो इसमें भी वही सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आते हैं कि अगर आप साउथ इंडिया को देखोगे तो यहाँ पे नॉट सो फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो थोड़े सीजनल नेचर के होते हैं, नदर्न इंडिया में थोड़े आपके हिमालयन रिवर्स हैं जो पेरेनियल नेचर के होते हैं। सो इन सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने भी रोल प्ले किया है नियोलिथिक एज लेट आने में सदर्न इंडिया में। तो आप देख रहे हैं ना ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का कितना बड़ा रोल है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अगेन अभी हम ये बातें करें ये बड़ा इजी लगता है, लेकिन पॉइंट्स आपके पास हैं, उस टाइम फ्रेम करना इज अ टफ टास्क। तो ये आप नियोलिथिक वाला लिख सकते हैं कि सदर्न नियोलिथिक जो है वो लेट आया क्योंकि इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है सदर्न इंडिया के वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। अर्ली वैदिक पीरियड की आप बात करोगे कि वो इंडस रिवर के अराउंड सिचुएटेड था, उससे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन यहां सिचुएटेड था। रिवर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कल्चर के फ्लरिशमेंट में। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड बोलोगे, हम लोग गैंगेटिक प्लेन्स के अराउंड आ गए। अगेन हम देख रहे हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हिमालयन एक नदर्न बाउंड्री है, उसने बहुत हद तक हमें बचाया चाइनीज इन्वेजन से रादर, जिसने कि अगेन शेप किया हमारे एंशिएंट इंडिया को। पासेस जो हैं, जो भी आप बोलन पास नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में जो भी पासेस हैं, उसी से एक्यूमेनियंस, ये डेरियस वन एटसेट्रा आए, उसी से फिर अलेक्जेंडर आए। और ये जो इन्वेजन हुआ फॉरेन इन्वेजन्स का, इसमें जो पासेस हैं जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में है, इन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मिनरल रिसोर्स की हम बात करते हैं जब हम मगध या महाजनपद की बात करते हैं, 16 महाजनपद, उसमें हम बोलते हैं कि मगध के पास आयरन ओर के माइंस थे, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनको जो फॉरेस्ट को क्लियर करने में, अच्छे आयरन टूल्स बनाने में। अवंती के पास भी आयरन ओर माइंस थे, इसीलिए इन 16 महाजनपद में मगध और अवंती जो थे वो फियर्स कॉम्पिटिटर थे। ठीक है ना, यही सारी बातें यहां पे है। फैक्टर्स, मिनरल रिसोर्स, उनका कितना बड़ा रोल है, इन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का कितना बड़ा रोल है, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। बट द पॉइंट इज, क्या हमें एग्जाम के टाइम पे इतना अचानक से याद आएगा? ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। उसके बाद फिर केव्स जो हैं, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, आजीविका केव, बहुत सारी चीजें आपको ये केव्स बताती हैं। ये भी एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है। ठीक है ना, कुछ नेचुरल केव्स होते हैं जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आएंगे, कुछ आर्टिफिशियल केव्स होंगे जो आप खुद बनाएंगे। बट ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। होपफुली चीजें क्लियर हो रही हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन यहां पे भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मिलन है। सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट बताना है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लिख दिया तो लोगों ने इसको वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन बना दिया। बट द पॉइंट हियर इज कि ना आपको इसमें डायमेंशंस देखने हैं। दो मेजर डायमेंशन है। इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है वर्ल्ड में, आप ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस सहारा, जो भी आपको रेलवे का एग्जाम्पल लेना है। बट द पॉइंट हियर इज कि आप इकोनॉमिक इफेक्ट्स बताओगे, सोशल इफेक्ट्स बताओगे। स्टोरी यहीं खत्म नहीं हो रही है। आप इकोनॉमिक इफेक्ट्स में पॉजिटिव इकोनॉमिक इफेक्ट्स बताओगे, ठीक है ना, इकोनॉमिक इफेक्ट्स में नेगेटिव इकोनॉमिक इफेक्ट्स बताओगे, सोशल इफेक्ट्स में पॉजिटिव सोशल इफेक्ट्स बताओगे, सोशल इफेक्ट्स में नेगेटिव पॉजिटिव मतलब जो सोशल इफेक्ट्स हैं वो बताओगे। हर एक चीज का दोनों एस्पेक्ट होगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है रेलवेज का? पॉजिटिव कि जो फिनिश गुड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो कोने कोने तक जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खतरनाक तरीके से बढ़ी है, क्योंकि कहा जाता है, एनसीईआरटी में इसका वर्णन है, 1860 में कुछ हजार लोग थे जो रेलवे में एम्प्लॉयड थे इंडिया में। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपको जो भी एग्जांपल लेना, ब्रिटेन का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। और 1940 आते आते ऑलमोस्ट लाख लोग, कितने सारे लाख लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हो गए रेलवे में। ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। लेकिन इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है आपके फॉरेस्ट का। ये लोग क्या करते हैं, अगर जो आप एनसीईआरटी को डीप में पढ़ेंगे, ये हमने भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखा इकोनॉमी का। अब नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। ये लोग जब आप अगेन जब क्लास 11th की एनसीईआरटी 10th की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि ये लोग ना गेम खेलते हैं। कुछ ऐसे फॉरेस्ट को ये बोल देंगे रिजर्व फॉरेस्ट एक्सेट्रा, लेकिन बाद में पता चलेगा कि इसका टिम्बर ये यूज कर रहे हैं रेलवे के कोचेस बनाने के लिए, रेलवे का लाइंस बनाने के लिए। तो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन ये भी एक बहुत बड़ा मतलब रीजन है, इकोनॉमिक इंपैक्ट है। नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट है टूल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये डोमिनेशन के लिए भी इन्होंने यूज किया कि अपने फिनिश गुड्स को पहुंचाते जाओ कोने कोने तक, और जो लोकल इंडस्ट्री है उसको मार दो। तो ये भी एक इकोनॉमिक इंपैक्ट है नेगेटिव। तो आपको मेन फंडा यही है, एग्जाम्पल आप देते रहिए, लेकिन दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए इकोनॉमिक इंपैक्ट को, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिमिलरली जब सोशल इफेक्ट्स की आप बात करेंगे तो उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल आपको भथेड़े मिल जाएंगे। यहां पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? सोशल इंपैक्ट कि अलग अलग कल्चर आ रही है। नहीं होता है रेलवेज क्या कर रहा है, अगर आप खुद एक मान लो किसी रेलवे में बैठे हो, 3 टायर में, स्लीपर में, अलग अलग लोगों से मिलोगे, कल्चरल कन्वर्जेंस हो रहा है, स्प्रेड ऑफ आइडियाज है। अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। इनफैक्ट
अगर हम गांधी जी का वो इंसिडेंट छोड़ दें साउथ अफ्रीका में, तो जनरली क्या होता है कि यहां पे हम जात पात नहीं पूछते हैं जब लोग बैठे हुए होते हैं, थिंकिंग डेवलप होती है, बातें बनती हैं, कहानियां बनती हैं, कभी कभी प्यार रोमांस भी हो जाता है, उधर नहीं चलते हैं। सोशल इंपैक्ट नेगेटिव, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? अब क्या हो गया है, जैसे ये रेलवेज आया है, कुछ भी चीजें आती हैं, तो कभी कभी कहते हैं ना कि ये लोग ना जबरदस्ती, अगर मान लो आप रेलवे लेके आ रहे हो तो जबरदस्ती ना होमोजेनाइजेशन, एक तरह का कल्चर हर जगह स्प्रेड करने की कोशिश करोगे। मान लो रेलवे है या दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अब वो क्या करेंगे कि हर जगह जाएंगे, मतलब अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ब्रिटिश गुड्स जो हैं हर जगह जा रहे हैं, ब्रिटिश कल्चर हर जगह जा रहा है, तो उससे क्या होता है, कहीं कहीं ये माना जाता है कि वेस्टर्नाइजेशन काफी आ गया, और इसमें रेलवे का भी रोल रहा है कि वो वेस्टर्नाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है एक तरीके से रेलवे। तो होमोजेनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि अब क्योंकि होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड इन वन वे और द अदर थ्रू रेलवेज, एयरवेज, जो भी आप कहना चाहें, तो इसके कारण क्या हो गया कि इंग्लिश जो है अब ये वर्ल्ड ओवर एक लैंग्वेज बन गया है। कॉलोनीज में ये रेलवेज एक्सेट्रा जो है, इन्होंने जो ब्रिटिश कल्चर है उसको प्रोपगेट किया, इंग्लिश को हर जगह लेके चले गए, और अब ऐसा हो गया है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है मतलब आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है। तो ये होमोजेनाइजेशन जो होता है, एक कल्चर को आपके ऊपर थोपना, इसमें भी रेलवे का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रेलवे एक मतलब होता है ना, एक बहुत सिंप्लीफाई कर देता है चीजों को, कल्चर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। और उसमें ये हो गया कि ये ब्रिटिशर्स जहां भी गए, जिस जिस कॉलोनी में गए, अपने कल्चर को उन्होंने थोपा और एक तरह से होमोजेनाइजेशन या इंग्लिश लैंग्वेज इंपोजिशन लेके आए, जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट है, जिसका कि असर आज भी आप देखते हैं। उसमें रेलवे का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ना ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट है, जितना हो सके आप पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट लिखिए। अगर आपके पास इतने पॉइंट्स नहीं है, ठीक है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि प्लस माइनस ना बनाए, सोशल इंपैक्ट का एक पैरा लिख दीजिए, इकोनॉमिक इंपैक्ट का एक पैरा, बट कोशिश करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ पॉइंट्स हमारे पास हों। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, वैदिक सोसाइटी, और डू यू थिंक सम ऑफ द, अब दो पार्ट्स हैं, पहले तो मेन फीचर्स आपको बताना है वैदिक सोसाइटी और रिलीजन का। तो मेन फीचर्स आप बता सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स थे। अर्ली वैदिक सोसाइटी में लोग पैस्टोरलिस्ट थे, उसके बाद लेटर वैदिक सोसाइटी आते आते लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। सारी बातें आपको जो भी करनी है कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में कास्ट का, वर्ण सिस्टम का वर्णन है, लेटर वैदिक सोसाइटी में फॉर्मली डेवलप हो गया, इस तरह की जितनी भी बातें करनी है, अर्ली वैदिक सोसाइटी में लोग जहां रहते थे, ये सारी बातें आपने कर ली। याद रखिए फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट है कि क्या इसमें से कुछ फीचर्स है जो अभी भी प्रिवेल करता है, तब उसमें आप बातें करेंगे कि ये जो वर्शिप ऑफ नेचर है, जैसे हम बात करते हैं ना, नेचर की वर्शिपिंग करते थे वो अर्ली वैदिक पीरियड में, अग्नि, इंद्र, वरुण, आज भी बहुत जगह पे ये नेचर की वर्शिपिंग होती है, बहुत जगह लोग करते हैं। यज्ञ जो है पहले जमाने में, उस जमाने में अश्वमेधा, वाजपेय, राजसूया, ये इस तरह के यज्ञ होते थे। आज भी लोग यज्ञ करते हैं अलग अलग ओकेजन्स पे, अलग अलग तरीके के। तो कुछ चीजें अभी भी हैं। कास्ट सिस्टम, वर्णा सिस्टम डेवलप हुआ उस टाइम, और आज ये फर्मली स्टैब्लिश हो चुका है, अभी भी प्रिवेल करता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन का कॉन्सेप्ट लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि जहां की वुमेन की कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगी। आज भी सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन बहुत हद तक है, सोसाइटी जो है बहुत हद तक पेट्रियार्कल है। कम्युनिटी ओनरशिप, उस जमाने में अर्ली वैदिक पीरियड में लैंड जो है वो जनरली होता था कि हम सबका है। लेटर वैदिक पीरियड आते आते इंडिविजुअल ओनरशिप आ गया। इंडिविजुअल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आज भी काफी स्ट्रांग है। कुछ ट्राइबल एरियाज में कम्युनिटी ओनरशिप भी एग्जिस्ट करती है। आप ये सारी बातें करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि वैदिक सोसाइटी प्राइमरीली रूरल सोसाइटी था, आज हमें काफी सारे अर्बन सोसाइटीज देखने को मिलते हैं, बट रूरल सोसाइटीज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब कुछ फीचर्स अभी भी हैं और हमारे सोसाइटी को अभी भी शेप कर रहे हैं, और कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस भी आए हैं। इसी तरह की बोल बच्चन करेंगे। बट द पॉइंट हियर इज, आपको यह बताना है कि आप इसमें और क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्या और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, गांधी जी और टैगोर सर दोनों के जो थिंकिंग है उसमें आप किसकी थिंकिंग को ज्यादा सपोर्ट करते हैं? गांधी जी के एजुकेशन के बारे में कि नहीं, हमें वेस्टर्न एजुकेशन बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, या टैगोर सर का कि नहीं, वी नीड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। गांधी जी नेशनलिज्म की तरफ फोकस करते हैं, नॉन वायलेंट, और नेशनलिज्म, सत्याग्रह। रविन्द्रनाथ टैगोर इंटरनेशनलिज्म की तरफ। आप किसको सपोर्ट करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपका इस पे कोई व्यू है तो, ठीक है ना। अब यही सारी बातें हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस है ना जो आपको अचानक से सोचना पड़ेगा। अगेन टाइम नहीं है, मेंस में यही एक इशू है कि हमारे पास टाइम नहीं है सर एंड मैम। अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, ठीक है, एंड हाउ डिड, अब अगेन सेकंड पार्ट है, हाउ डिड दोस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी। अब इसमें आप पहले ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये इजी नहीं है। किसको टेक्नोलॉजिकल चेंज मानेगा सल्तनत पीरियड? जैसे कि कुछ चीजें हैं जिसको कि वो टेक्नोलॉजिकल चेंज मानेगा, किसको मानेगा? जैसे अगर हम मान लेते हैं आर्च एंड डॉम कंस्ट्रक्शंस, ये सब ना बहुत बहुत तगड़े लेवल पे हुआ दिल्ली सल्तनत में, तो इसको मान लेगा वो। कैनाल कंस्ट्रक्शंस, फिरोज शाह तुगलक ने इतने कैनाल्स बनाए कि आप पूछो मत। उसके बाद गजे सिकंदरी, एक
लैंड मेजरमेंट यूनिट लेके आया सिकंदर लोदी, जो लोदी डायनेस्टी के सेकंड राजा थे गजे सिकंदरी, और इससे लैंड मेजरमेंट काफी आसान हो गया। इक्तादारी सिस्टम, क्या इसको टेक्नोलॉजिकल चेंज मानेगा यूपीएससी? इक्तादारी सिस्टम ऐसा है, ये जो लैंड नहीं होता है अलॉटमेंट का सिस्टम था जिसको इक्ता बोलते थे, जिसको दिया जाता था उसको इक्तादार या मुक्ति बोलते थे, इस कॉन्सेप्ट को खूब छापा। मतलब कहते हैं कि मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम जो मुगल्स लेके आया वो एक तरह से कट कॉपी पेस्ट है इक्तादारी सिस्टम का। अमरम सिस्टम अलग सिस्टम्स आए विजयनगर में, कहते हैं उन्होंने भी इक्तादारी सिस्टम को कॉपी मारा है। अलग अलग मराठा जो है वो भी इसी तरह का सिस्टम लेके आए हैं, इन्होंने काफी इंस्पायर किया। सेकंड पार्ट है कि कितना इंफ्लुएंस कर रहा है इक्तादारी सिस्टम। गजे सिकंदरी जो लैंड मेजरमेंट सिस्टम था उसको बाद में शू डायनेस्टी में मुगल पीरियड में यूज किया गया। कैनाल्स जो हैं ये भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं आगे लोग, मतलब मुगल पीरियड में भी कैनाल्स बनते रहेंगे और ये फेमीन को रोकने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। आर्क एंड डॉम कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर को एक नया रूप देगा और आगे मुगल्स इसको और आगे लेके जाएंगे। तो ये चेंजेस जो है इंफ्लुएंस कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी को। बट द पॉइंट हियर इज कि इतने ही चेंजेस नहीं है, और भी चीजें उन्होंने की हैं, बट क्या उसको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में मानेगा या नहीं मानेगा यूपीएससी, दैट इज द पॉइंट। जैसे कि अगर हम बात करें बलबन की, वो एक ना दीवाने अर्ज करके एक मिलिट्री डिपार्टमेंट लेके आए, बहुत वो एकदम स्ट्रीमलाइन कर रहे थे दीवाने अर्ज को, फिर उसका हेड बना आरिज़े मुमलिक। उसी तरह से जो आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं वो दीवाने को ही लेके आए, ठीक है ना, दीवाने को ही कह रहा हूं, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दीवाने को ही लेके आए। मतलब वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था ताकि एग्रीकल्चर में सोनधार और टक्कवी लोन्स को वो दे सके, ठीक है। सिमिलरली जो आपके फिरोज शाह तुगलक है वो दीवाने खैरत लेके आए ताकि ऑर्फन्स और विडो का हेल्प किया जा सके। तो क्या ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में? क्या हम इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? दैट इज द क्वेश्चन हियर। तो इसीलिए ये जो है ना ये क्वेश्चन मार्क है, बट ये बहुत इनोवेटिव चेंजेस हैं और ये आगे जो है नए एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स का, मिलिट्री डिपार्टमेंट्स का, डिपार्टमेंट फॉर ऑर्फन एंड विडोज का एक बहुत बड़ा मतलब होता है ना एक बेस तैयार करेगा और आगे के जो लीडर्स होंगे, रूलर्स होंगे, वो इसको फॉलो करेंगे। इतना है पक्का कि आर्च एंड डॉम कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में, कैनाल्स लिख सकते हो, गजे सिकंदरी लिख सकते हो। शाहनाए मंडी ये कंट्रोलर ऑफ मार्केट थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उनको क्या करना था, मार्केट कंट्रोल करना था, प्राइसेस कंट्रोल करने थे, क्योंकि उनके टाइम में 50% लैंड रेवेन्यू था। अब क्या ये 50% लैंड रेवेन्यू टेक्नोलॉजिकल चेंज है? आई डोंट थिंक सो। सो द पॉइंट हियर इज कि आपको यहां पे देखना है आर्च डॉम कैनाल गजे सिकंदरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शाहनाए मंडी डिबेटेबल है। इक्ता सिस्टम आइडियली होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा आई डोंट थिंक कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आया था सल्तनत पीरियड में, बहुत बड़ा चेंज है, आगे भी इसके इंपैक्ट देखने को मिले। दीवाने अर्ज, दीवाने को ही, दीवाने खैरत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बट द पॉइंट हियर इज कि कितने को टेक्नोलॉजिकल चेंज मानेगा, और ये सब ना आगे यूज किए जाएंगे। गजे सिकंदरी यूज किया जाएगा, इक्ता सिस्टम आगे डिफरेंट नाम से यूज किया जाएगा, आर्च एंड डॉम कंस्ट्रक्शंस मुगल वाले इसको आगे लेके जाएंगे, कैनाल्स तो है ही बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसी पे आपको इस आंसर को फोकस करना है। इल्तुतमिश ने अपने बेटे के लिए टॉम बनाया सुल्तानगढ़ी इन दिल्ली, उनको फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग कहते थे, और ये भी एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज था। और ये आर्च एंड डॉम कंस्ट्रक्शंस को और धीरे 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 मतलब होता है ना दूसरे जो दिल्ली सल्तनत के राजा लोग होंगे इसको और आगे लेके जाएंगे, ठीक है ना। सो द पॉइंट हियर इज कि ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप वहां पे दिल्ली सल्तनत वाले में यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट यूपीएससी पे कुछ चीजें डिपेंड करेंगी इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, बट डायमेंशंस थोड़े हम और ऐड कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कॉलोनियल रूल ने कैसे अफेक्ट किया ट्राइबल्स को, कि एलियनेशन कर दिया, लैंड उनका नहीं रहा, कम्युनिटी ओनरशिप को हटा के इंडिविजुअल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट लेके आ गए, बाहर से आउटसाइडर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और इसका रिस्पॉन्स क्या है, डिफरेंट ट्राइबल मूवमेंट्स। तो ये आई थिंक अभी तक जो हमने 6 क्वेश्चन देखा उसमें वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि इंपैक्ट्स में आप लिख दो, एलियनेशन ऑफ लैंड हुआ, ऑटोनॉमी इनकी थ्रेटन हुई, बाहर से दीकूज आउटसाइडर्स आ रहे हैं, एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इन लोगों का, और रिस्पॉन्स क्या है, रिवोल्ट्स। आप जितने रिवोल्ट जानते हो सब लिखो। और जनरली क्या होगा ना कि लोग भावनाओं में बह के सिर्फ रिवोल्ट्स तक ही कन्फाइन कर लेंगे अपने आप को। आप थोड़ा उससे आगे जाना, पार्टिसिपेशन इन नेशनल मूवमेंट, वो लोग आगे रानी गाइदिन ल्यू हैं और भी दूसरे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे नेशनल मूवमेंट में भी, एंड दैट वाज आल्सो अ रिस्पांस टू द कॉलोनियल ऑपरेशन, ठीक है ना। तो यहां पे संथाल हुल के बारे में आप बात कर सकते हैं, सीधो कानू के बारे में, जो भी जितने भी आपको, मुंडा रिबेलियन अगर आपको पता है, अहोम रिवोल्ट बहुत लोग छोड़ देंगे, वो लिखिएगा। यहां पे रीजन कुछ और है, ब्रिटिशर्स असम घुस गए हैं, उसके छोड़ ही नहीं रहे असम को फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद, तो गोवर्धन कन्वर लीड कर रहे हैं अहोम रिवोल्ट। तो यहां पे आपके पास अगेन कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहां यूज कर सकते हैं।
कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सब बातों का ना कोई मतलब नहीं है अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो। आंसर राइटिंग आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और शुरू कर दीजिए आंसर राइटिंग प्लीज सर एंड मैम, ठीक है ना। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मेंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो एक दिन में नहीं डेवलप होगा। थिंकिंग करनी पड़ेगी, हमें भी सोचना पड़ता है, लेकिन हमसे ज्यादा आपको सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए मैं हिस्ट्री का फैकल्टी हूं, मेरे को बस हिस्ट्री पढ़ना है, आपको सारी चीजें पढ़नी है, और उतना टाइम नहीं है एक्सपर्टीज डेवलप करने का। आप जितने आंसर्स लिखेंगे चीजें उतनी जल्दी याद होंगी। तो आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। आप संकल्प जो कोर्स है हमारा, उससे इन्वॉल्व हो सकते हैं। इट विल हेल्प यू। और ये टाइम है, ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का टाइम है, यही टाइम है इंटेंस मेंस राइटिंग का। क्योंकि उसके बाद फिर आप प्री मोड में चले जाएंगे जनवरी से, और फिर उसके बाद आंसर राइटिंग तो मैंने मैक्सिमम लोगों का देखा है वो घट ही जाता है। आंसर राइटिंग मेक और ब्रेक है, 1750 नंबर का सवाल है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। आप और कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐड कीजिए। कुछ और आपके व्यूज हैं, आप किसी आंसर में कुछ और इनपुट्स देना चाहते हैं, प्लीज दीजिए। इसी तरीके से और अच्छा आंसर तैयार होता है। ये कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बता दिया वही सही आंसर है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप और पॉइंट्स देंगे, दूसरे लोग और पॉइंट्स देंगे, एक बहुत प्यारा आंसर तैयार होगा। यही होता है क्लासेज में भी। तो अगर आपके कुछ और पॉइंट्स हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके, बिल्कुल शेयर कीजिए हमसे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो दैट्स इट, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून।